क्या हुआ? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और तुम हो कि क्या करता? कजरी जाग रही थी। जानती हो, उसने दिन भर मेरे साथ हुज्जत किया है। ओह, मैं समझी थी कि तुमने मुझे भुला दिया। कैसे भुला सकता हूँ? ये संभव है ही नहीं। नहीं, अब हटो भी। क्या रात यहीं चौखट पर ही गुजारनी है? नहीं, आओ आओ, मगर संभल के, वो जाग ना जाए। खूब हुज्जत करेगी। मैं होशियार रहूंगी। सुंदरमती भीतर कदम रखते हुए बोली। आज रात कोई भी नहीं जागेगा, कम से कम मेरी वजह से। वो उसे लेकर अतिथि कक्ष में गया। सुंदरमती उसके लिए मिठाइयाँ तथा पकवान लाई थी। वो खाने का आग्रह ठुकरा नहीं पाया। उसे पहली बार ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिली थी। उसने जी भरकर उनका आनंद लिया। सुंदरमती, मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगी? सुंदरमती, हाँ पूछो, मालूम हुआ तो ज़रूर दूंगी। आनंद, तुम कौन हो? सुंदरमती, मैं सुंदरमती हूँ। आनंदपाल हंसते हुए बोला, वो मालूम है मुझे। मेरा मतलब है, तुम असल में कौन हो तथा कहाँ रहती हो? क्या यहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? सुंदरमती, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आनंद, तुम लच्छू को जानते हो ना? आनंदपाल, क्यों नहीं जानूंगा, वो मेरे ताऊ का लड़का था। करीब 6 माह पहले कुएं में डूबकर मर चुका है। सुंदरमती, अपने आप मरा कि किसी ने उसे मारा था? आनंदपाल, जैसे भी मरा, आखिरकार मरा, यही बहुत है। सुंदरमती उसके गले में बाहें पिरोकर बोली, जानते हो मेरे आनंद, मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मिल जाता तो मैं भी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। आनंदपाल, अच्छा, क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? सुंदरमती, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब मैं डर के मारे बेहोश हो गई तब वो मेरे गहने लेकर भाग गया। ये महीनों पहले की बात है। तब मुझे ना उसका नाम मालूम था और ना ही उसका पता। मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। जब जोगी कुएं में उसकी लाश निकाली गई तब मैं वहीं थी। मुझे उसे पहचानने में कोई भूल ना हुई। मैं बेहद खुश हुई कि आखिरकार मेरा काम हुआ। जो मैं ना कर पाई वो किसी और ने तो किया। मैं उस आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरे दिल को ठंडक पहुँचाया है। मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसकी बलैया लेना चाहती हूँ। आनंदपाल, वो मर चुका है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? सुंदरमती, नहीं, वो कैसे मरा ये जानूंगी तब मुझे असली खुशी मिलेगी। आनंद, तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ ना। औरत के मनुहार में बड़ी ताकत होती है। मनुहार हमेशा काम करता है। लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद से भी जो हासिल नहीं होता वो मात्र मनुहार करने से मिल जाता है। आनंदपाल उसके वश में था ही। उसने कहा, सुंदरमती, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। सुंदरमती, क्या मतलब? क्या ये काम तुमने किया है सच में? आनंदपाल, हाँ, लेकिन अकेले नहीं। ये काम मेरे अकेले के बश का नहीं था। सुंदरमती, तो और कौन था? आनंदपाल, मांगेलाल, चेन प्रताप, भूषण और पंचराम। सुंदरमती, ये पंचराम कौन है? आनंदपाल, कहने को वो लच्छू का दोस्त था, परंतु अब वो हमारी तरफ है। उसे अपनी ओर लाना पड़ा क्योंकि उसने हमें लच्छू को कैद करते हुए देख लिया था। यदि वो शोर मचा देता तो हम उसी ठोर मारे जाते। वहाँ इतने लोग थे जो हमें जिंदा नहीं छोड़ते। पंचराम की गवाही हमें सीधा ऊपर पहुँचा देती। इसीलिए हमने उसे रुपयों का लालच दिया। काफ़ी मान मनोवत तथा मुंह मांगी रकम के लालच ने उसे अपना मुंह बंद करने को राजी किया था। यदि हम उसे अपनी ओर ना मिलाते तो अभी जेल में होते और अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहे होते। सुंदरमती, वो तो बड़ा विश्वासघाती निकला। क्या किया उसने? आनंदपाल,
जब लच्छू अखाड़े में नहीं उतरा था तब वो उसका पता करने अतिथिशाला आया था, जहां उसने हमें देख लिया। हम उसे भी मार सकते थे यदि हमारे पास समय की कमी न होती तथा सुरक्षित निकल भागने की कोई उम्मीद होती। इसलिए हमने उसे चुपचाप रहने पर मुंह मांगी रकम देने का वादा किया। हमने खूब कस्में खाई, तब वो बड़ी मुश्किल से चुप रहने को राजी हुआ। उस समय लच्छू बेहोश था और हम दोनों आदमी, भूषण तथा मैं, उसे बोरा में भरने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े जाने का डर तथा हड़बड़ी की वजह से हमारे हाथ कांप रहे थे। ऊपर से पंचराम को पटाने में बहुत ज़्यादा समय खराब हुआ था। सुंदरमती, वो बड़ी आसानी से तुम्हारी तरफ आ गया। आनंदपाल, नहीं, बहुत मुश्किल से माना। हमने उसे विश्वास दिलाया कि लच्छू मर चुका है, हमें पकड़वाने पर उसे कोई फ़ायदा ना होगा। हम जीते रहे तो ही उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। लच्छू जिंदा हो नहीं सकता, परंतु यदि वो चाहे तो चुप रहकर कुछ फ़ायदा उठा सकता है। सुंदरमती, बड़ा लालची और यार मार निकला ये पंचराम का बच्चा। वर्षों की दोस्ती भुला दिया चांदी के थोड़े सिक्कों के लिए। आनंदपाल हंसते हुए, प्यारी सुंदरी, रुपयों में बड़ी ताकत होती है। ना होती तो मैं आज तुम्हारे पहलू में क्यों कर होता। सुंदरमती, मैं समझ गई, इसलिए खूब पैसा कमाना चाहिए। अच्छा, ये तो बताओ, लच्छू बेहोश कैसे हुआ था। आनंदपाल, मैंने बताया ना कि रुपयों में बड़ी ताकत होती है। पहले हमने रसोइये से दोस्ती गांठी। उसे कहा कि मांगेलाल को जीतने में वो हमारी मदद करे तो उसे हम भरपूर इनाम देंगे। हमने उसे बेहोशी की दवा ये कहकर दिया कि ये नशा लाने वाली दवा है। यदि वो इसे लच्छू के नाश्ते में मिला दे तो वो नशे में ठीक से मुकाबला नहीं कर पाएगा और मांगेलाल जीत जाएगा। 50 रुपए नकद लेकर तथा 50 रुपए बाद में लेने के वादे पर उसने नाश्ते में दवा मिलाने को राजी हुआ था। बाद में लच्छू के मरने की खबर जाहिर हुई तो मांगेलाल ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि लच्छू की मौत में उसका भी हाथ है। यदि उसने मुंह खोला तो जो सज़ा उन्हें मिलेगी वही सज़ा उसे भी मिलेगी। यदि वो हमारी ओर रहेगा तो फ़ायदे में रहेगा। तब कहीं हमारा काम बिगड़ते बिगड़ते बना था। सुंदरमती, फिर आनंदपाल, पंचराम ने लौटकर सबको बताया कि लच्छू अतिथिशाला में नहीं है, इसी कारण उधर कोई नहीं आया। इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय मिला। हमने बोरे को बैलगाड़ी में लादा और चेतन प्रताप के घर जाकर छुप गए। गनीमत थी कि वहाँ से निकलते हुए हमें किसी ने भी नहीं देखा, वरना गजब हो जाता। बाकी का दिन और आधी रात तक वहीं छिपे रहे। लच्छू को खोजने वाले थक हार कर सो गए तथा जब बस्ती में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया तब रात के तीसरे पहर में चेतन प्रताप, मांगेलाल, भूषण तथा मैं बोरे को ढोकर जोगी कुआं तक ले गए। लच्छू तब भी गहरी बेहोशी में था। हमने उसे कुएं के हवाले किया और अपने अपने घर चले गए। सुंदरमती, वो रसोइया कौन है और कहाँ है। आनंदपाल, वो अब जिंदा नहीं है, उसे मरे 1 महीना हो गया है। सुंदरमती, अरे कैसे। आनंदपाल, हमारा काम अच्छे से हुआ था। इसी खुशी में मांगेलाल के यहाँ भोज रखा गया। इसमें वो रसोइया भी आमंत्रित था। वो काफ़ी मात्रा में शराब पी गया तथा एक मुर्गा अकेले हड़प कर गया। इसी के दूसरे दिन से उसे उल्टी दस्त होने लगी। हमने उसका खूब इलाज कराया, जिसका कोई फ़ायदा ना हुआ। 2 दिन में उसकी मौत हो गई। सुंदरमती, तो लच्छू को मारने में तुम्हारा, तुम्हारे भाई भूषण का, मांगेलाल और चेन प्रताप तथा लालची दोस्त पंचराम का हाथ रहा है। आनंदपाल हंसकर, हाँ रानी, हम ही ने तुम्हारा काम आसान किया है। तुम औरत जात कहाँ अपनी जान को सासत में डालती। अब छोड़ो ये किस्सा। और सुंदरमती, एक आखिरी सवाल। आनंदपाल, वो भी पूछो। सुंदरमती,
क्या तुम्हारे पिताजी को ये मालूम था कि तुमने लच्छू के साथ क्या किया है? आनंदपाल: हाँ, बराबर मालूम है। रसोइया, पंचराम तथा थानेदार के लिए उन्होंने ही रुपयों का इंतजाम किया था। सुंदरमती: इस बारे में और किसे पता है? तुम्हारी पत्नी को? आनंदपाल: शायद थोड़ा बहुत जानती है। सुंदरमती: तुम लोगों ने उसे क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया था? आनंदपाल: क्यों पूछ रही हो? सुंदरमती: यूं ही, अपनी तसल्ली के लिए। ना बताना चाहो तो बात दूसरी है। आनंदपाल: पंचराम: पहली बात, उसके बाप ने पंचों को रिश्वत देकर मनचाहा फैसला करा लिया। इससे हमारा हक मारा गया। हम लोग जब भी अपनी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते, तब वे दोनों बाप बेटे हमें धमकाया करते। पिछली कार्तिक में उस लच्छू ने हम तीनों भाइयों को खूब मारा पीटा था। मंझला शशिपाल कभी ठीक हो ही नहीं पाया। पहले हमारा इरादा उसका हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना देने का था। यदि वो हम पर हमला ना करता तो हम ऐसा ही करते। जब उसने खेत में मवेशी छोड़ने का झूठा आरोप लगाकर हमारे साथ मारपीट की, तो हमने अपना इरादा बदला और बदला लेने का इरादा बनाया। यदि हम उसे न मारते तो वो हमें मारता। उससे हमें जान का खतरा था। सुंदरमती: वाह वाह, लच्छू तो बड़ा बदमाश था। अब तुमने क्या सोचा है? आनंदपाल: किस बारे में? सुंदरमती: मेरे बारे में। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा मकान बहुत दूर है। आनंदपाल: मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर तुम यहीं रहना। सुंदरमती: शादी तो जब होगी तब होगी, अभी कहाँ जाऊँ? आनंदपाल: यहीं रहो। सुंदरमती: पीछे भगाओगे तो नहीं? आनंदपाल: नहीं, बिल्कुल नहीं। सुंदरमती: तब ठीक है। ये कहती हुई वो उसके ऊपर ढेर हो गई। सूर्यास्त होते होते आसमान में काले बादल घिराए। थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो भी न रही। गली नुमा कच्ची सड़क जिन पर बैलगाड़ियां चला करती थी, वो कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। एक हट्टा कट्टा ऊंची कद काठी का मनुष्य अपनी नौकरी को कोसता हुआ घर लौट रहा था। बारिश होने का पूरा आसार था। पूरब दिशा में कहीं गरज चमक के साथ वर्षा हो रही थी। बिजली की चमक तेज होने लगी तथा बादल की गर्जना भी करीब आती जा रही थी। कीचड़ भरे रास्ते में चलना मुश्किल था। तेजी से चलना और भी दुष्कर था। उसने सिर पर खुमरी, बांस की खपच्चियों तथा पलाश के पत्तों से बना हुआ बड़ा टोप, जिसे छत्तीसगढ़ में वर्षा से बचने के लिए सिर पर लगाया जाता है, लगाया हुआ था। उसके हाथ में मोटा सा डंडा तथा गले में लाल गमछा था। अभी तो 2 कोस और चलना है, उसने अपने आप से कहा। बिजली की चमक उसके लिए फ़ायदेमंद थी। उसकी रोशनी में रास्ता देखना कदरन आसान था। 1 कोस 2 मील की दूरी तय कर पाया था कि बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक से उसकी आंखें चौंधियाने लगी। खुमरी बड़ी होने से वो भीगने से बचा हुआ था। चलते चलते वो रुका। थोड़ी दूरी पर बीच रास्ते में कोई खड़ा था। उसने अपने बदन पर जूट का बोरा लपेटा हुआ था। इसके बावजूद वो पूरी तरह से भीग चुका था, जिसकी शायद उसे कोई परवाह नहीं थी। तभी फिर से बिजली चमकी। उसने देखा वो काफ़ी हट्टा-गट्टा मनुष्य था, जिसकी ऊंचाई 6 हाथ से ऊपर रही होगी। वो आदमी उसे जाना पहचाना सा प्रतीत हुआ। शायद वो साथ के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ये सोचकर वो कुछ आश्वस्त हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक साथ 3 काम हुआ। पहला, बिजली चमकी। दूसरा, बोरा ओढ़ा हुआ आदमी अपना सिर उठाया। और तीसरा, उसका चेहरा देखकर वो चीख उठा। मुसाफिर मारे डर के थर-थर कांपने लगा। वो चेहरा लच्छू पहलवान का था, जिसकी आंखें लाल तथा चेहरा तमतमाया हुआ था। प्रताप,
आओ मेरे पास, आओ। रुक क्यों गए? लच्छू की धीमी लहरदार गूंज जैसी आवाज से चेतन प्रताप बदहवास हो गया, जो मानपुर से रैनपुर जा रहा था, जहां का निवासी था। लच्छू, तुम? उसके मुंह से इतना ही निकला। उसका चेहरा काफी सूजा हुआ था, तब भी उसे पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। हाँ, मैं हूं प्रताप, उसने कहा। मैं लच्छू ही हूं, मुझे पहचाना नहीं? यहां मैं नहीं, तुम कैसे यहां कैसे आ गए? मुझे ये बोरा लौटाना है। ये तुम्हारा ही है ना? ये बहुत चुभ रहा है। मुझे मेरा गमछा धोती लाकर दो प्रताप। चेतन प्रताप की बोलती बंद हो गई। उसके सामने लच्छू का भूत खड़ा था, जो उससे अपने कपड़े मांग रहा था। वो बोरा जिसमें उन्होंने लच्छू को भरकर कुएं में फेंका था, वो चेतन प्रताप का ही था। प्रताप, मेरे कपड़े वापस करो, कहता हुआ लच्छू उसकी ओर बढ़ा। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। घनघोर बारिश होने पर भी वो पसीना पसीना हो गया। लच्छू उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया तथा अट्टहास करने लगा। लच्छू के विकृत तथा भयंकर चेहरे को देखने की ताब उसमें नहीं थी। उसने अट्टहास करते हुए अपने भद्दे हाथों को उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। चेतन प्रताप पीछे पलटा और प्राण बचाकर भागा। जब जान पर बनी तो बरसात या कीचड़ भरे रास्ते की परवाह कौन करता है। वो बेतहाशा भागता चला गया। अट्टहास उसका पीछा करती रही। आखिरकार कीचड़ में लथपथ चेतन प्रताप गिरता पड़ता किसी तरह मानपुर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वो मांगेलाल के बरामदे में लेटकर बुरी तरह से हांफता हुआ अपनी सांसों को व्यवस्थित करने का प्रयास करने लगा। वो लकड़ी पर कुल्हाड़ी से वार करता उससे पहले ही वो लकड़ी अचानक हिली। साथ ही एक आवाज आई, ठहरो पंचराम, रुको, ये देखो मैं हूं। लकड़ी का वो गोला अपने आप ऊपर उठने लगा। पंचराम की आंखें ये देखकर आश्चर्य से फैल गई। देखते ही देखते वो आदमी में बदल गया। अब उसके सामने विशालकाय आदमी खड़ा था, जिसका भयानक चेहरा उस समय गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? पंचराम का मुख हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर जा गिरी। विश्वासघाती, ये मैं हूं। तू मुझे भूल गया, पर मैं नहीं भूला। तुम कैसे हो पंचराम? यार मार पंचराम, तुम ये कैसे? तुम ठीक तो हो ना पंचराम? तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना पंचराम? तुम अभी भी मेरे मित्र ही हो। आओ, मेरे पास आओ। ये कहते हुए भयानक चेहरे वाले ने अपनी बाहों को फैला दिया, जैसे उसे गले लगाना चाहता हो। नहीं, उसने पीछे हटना चाहा, परंतु उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। भयानक चेहरे वाले ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। पंचराम उसकी पकड़ से छूटने के लिए झटपटाने लगा। भयानक चेहरा अट्टहास करने लगा। वो बेहोश होता उससे पहले ही अट्टहास के बीच उसे एक नई आवाज़ सुनाई दी। साथ ही कोई उसे अपनी ओर खींचने लगा। क्या हुआ? जागिए, होश में आइए, देखिए। पंचराम ने देखा। भयानक चेहरा धुंधला पड़ने लगा। उसके स्थान पर एक जाना पहचाना चेहरा स्पष्ट होते गया। वो चेहरा उसकी पत्नी सोनामती का था, जो उसके ऊपर झुकी हुई थी, जिसके चेहरे पर चिंता का भाव था। वो पसीने से नहाया हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हिम्मत धीरे धीरे लौटने लगी। सोनामती, क्या हुआ? पंचराम, सपना, वही डरावना सपना, वही डरावना चेहरा। इस बार लकड़ी का गोला आदमी बन गया। सोनामती, कहीं वो लच्छू का भूत तो नहीं? पंचराम, नहीं, सपने में जो चेहरा दिखाई देता है वो लच्छू का नहीं है। सोनामती,
उसकी मौत से आपका कोई लेना देना तो नहीं है ना? पंचराम, नहीं, कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास करो, वो मेरा दोस्त था। मैं उसे कैसे? ये उसके भाइयों तथा मांगेलाल का कारनामा है। सोनामती, फिर आपको ऐसा सपना क्यों आता है? पंचराम, क्या पता। सोनामती के चेहरे पर गहन चिंता का भाव उभर आया, परंतु वो खामोश रही। पंचराम ने भी कुछ न कहा। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। पंचराम 26 से 27 साल का सामान्य कद काठी का युवक था। उसका वर्ण श्याम तथा चेहरा लंबोतर था। खिचड़ी बाल, पतली भौहें तथा दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा उसकी खास पहचान थी। जब से उसने लच्छू के मृतदेह को बोरे में भरा जाता हुआ देखा था तथा पीछे उसकी लाश को प्रत्यक्ष देखा था, तब से उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो जब भी आंखें बंद करता तो लच्छू का चेहरा उसके सामने आ जाता। वक्ती लालच तथा मौत के भय ने उसे कहीं का न रखा। यदि वो चुप रहने का वादा न करता तो आनंदपाल तथा भूषणलाल उसे भी मार डालते। फिर उसकी लाश भी जोगी कुआं से बरामद होती। पूरे 2000 रुपयों का प्रलोभन किसी का भी दिमाग खराब कर सकता था। वो जिंदगी भर हाड़ तोड़ मेहनत कर मजदूरी करता, तब भी वो 2000 रुपये कमा पाना बेहद मुश्किल था। आनंदपाल ने उसे पीपरकुंडा लौटते ही 500 रुपये थमा दिए थे। पीछे जब लाश मिली और पुलिस आई तब उसका भी बयान हुआ था। उसने बयान में कहा था कि जब वो लच्छू को ढूंढने अखाड़े के अतिथिशाला में गया, जहां बाहर से आने वाले पहलवान ठहरते हैं, तब उसने लच्छू उर्फ लक्ष्मण प्रसाद की कोठरी को खाली पाया। वो भूषणलाल तथा आनंदपाल द्वारा लच्छू को बोरे में भरते हुए देखने की बात को छुपा गया। एक दफे जो कह दिया उस पर टिके रहना उसकी मजबूरी बन गई। वो ना चाहते हुए भी आनंदपाल तथा भूषणलाल का पक्षपाती बन चुका था। यदि लच्छू की मौत की असल वजह उजागर हुई, वजह चाहे जो हो, तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो आनंदपाल तथा मांगेलाल वगैरह को होगी। अपना मुंह बंद रखने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। पंचराम को भी मांगेलाल के यहाँ भोज का निमंत्रण मिला था। आनंदपाल ने उसे बाकी के 1500 रुपये वहीं मानपुर में देने की बात कही थी। वो मानपुर रवाना होता उससे पहले ही उसे अपनी सास के अचानक बीमार होने की खबर मिली। इसी कारण वो मानपुर न गया। उसे अमलडीहा में काफ़ी दिनों तक ठहरना पड़ा। वो अपने ससुराल में ही था। बाद में जब उसे धनीराम के मरने की खबर हुई तब वो काफ़ी विचलित हुआ। उसे धनीराम की मौत के पीछे आनंदपाल वगैरह का हाथ होने का संदेह हुआ। जो लोग अपने चचेरे भाई की जान ले सकते हैं, उनके लिए पंचराम या धनीराम की जान लेना कौन सी बड़ी बात है। एक दफ़ा ये सूझने की देर थी। उसका सुख चैन छिन गया। उसने पीपरकुंडा लौटने का विचार बदल दिया। उसके लिए अमलडीहा में रहना ज़्यादा सुरक्षित था। उसे यहाँ भी कहाँ चैन मिला। उसे डरावने सपने आने लगे। दिन हो या रात, वो जब भी सोता उसे एक ही सपना दिखाई देता। उसे सपने में एक बेहद डरावना चेहरा दिखाई देता। वो लच्छू का नहीं था, फिर भी उसे विश्वास था कि वो उसी का था। सपनों से मुक्ति पाने का उसके पास और कोई उपाय न था। वो उस मनहूस घड़ी को कोसने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। जब उसने 2000 रुपयों में अपना ईमान आनंदपाल वगैरह के पास बेच डाला था। मांगे, मैं सच कह रहा हूँ, लच्छू भूत बन चुका है, बेहद डरावना। देखो, मेरा कलेजा अभी भी धक धक कर रहा है। वो बिना प्राण लिए नहीं छोड़ेगा, चेतन प्रताप ने आखिर में कहा। मांगेलाल कई क्षणों तक चुप रहा, मानो समस्या का कोई हल ढूंढ रहा हो। वो चेतन प्रताप की आपबीती सुन चुका था। वो जैसी बुरी हालत में उसके पास आया था, उसे देखते हुए हालत सचमुच अच्छी नहीं थी। उसे ये मानना ही पड़ा कि लच्छू भूत बन चुका है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बहुत भयानक। आखिरकार उसने कहा, प्रताप, तुम ठीक कहते हो। वो बदला लेने आया है। वो बदला लेगा, हम सबसे छोड़ेगा नहीं। चेतन प्रताप, मांगे, बस कर और न डरा।
मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ। मांगेलाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन करें तो करें क्या? भूत से कैसे लड़ें? चेतन प्रताप, भूत से कोई ओझा गुणी ही बचा सकता है। मांगेलाल, तुम किसी ओझा गुणी के बारे में जानते हो? चेतन प्रताप, नहीं, मुझे नहीं पता, शायद भंडारी जानता हो। मांगेलाल, ठीक है। चेतन प्रताप, मेरे ख्याल से ऐसे मामलों में देर करना ठीक नहीं होता। वो तुम्हारे पास भी आ सकता है। मांगेलाल, कौन? लच्छू का भूत? चेतन प्रताप, हाँ। क्या तुम उसके मामा हो जो वो तुम्हें छोड़ देगा? खैर मनाओ कि वो तुमसे मिलने अभी तक नहीं आया है। मांगेलाल, वो यहाँ भी आ सकता है। चेतन प्रताप, हाँ। अब वो भूत है और भूत को दीवार या खिड़की, दरवाजे नहीं रोक सकते। हाँ, वे देवी देवताओं तथा उनके मंत्रों से दूर रहते हैं, इसलिए हमें किसी काविज ओझा की तलाश जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। मांगेलाल, तुम ठीक कहते हो प्रताप। बुरा हो आनंदपाल का, वही हमारी सारी मुसीबत का जड़ है। चेतन प्रताप, अब पछताने से क्या हो सकता है? अब तो जान बचाने की फिक्र करो, कदाचित बच जाए। मांगेलाल, चलो भंडारी से सलाह करते हैं। दोनों उसी समय भंडारी से मिलने रवाना हो गए। भूषणलाल अजब ही परेशानी से जूझ रहा था। परेशानी भी ऐसी कि उसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। वो अपनी पत्नी जुगनी से परेशान था। लाज शर्म से सिकुड़ी सिमटी रहने वाली जुगनी उसके साथ एक हफ्ते भर से उग्रता तथा आक्रामकता से पेश आने लगी थी। उसे 2-4 दिनों तक आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई, फिर उसे धीरे धीरे जुगनी से डर लगने लगा। उसकी दैहिक तथा काम शक्ति में एकाएक दूनी तिगुनी बढ़ोतरी होना अनोखी बात थी, जो उसकी समझ से परे था। जुगनी उसे खिलौने की तरह उठाकर बिस्तर पर उछाल देती और उस पर किसी भूखी बिल्ली की तरह टूट पड़ती थी। जुगनी के कारनामों को वो किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इसका दूसरा सिरा उसके मान सम्मान तथा पौरुष से जुड़ा हुआ था। हफ्ता बीतते बीतते उसकी दशा ऐसी हो गई कि वो अपनी कोठरी में जाने के बारे में सोचकर ही कांपने लगता था। थोड़ा भोजन, रात जागरण तथा मानसिक पीड़ा, इन सब की वजह से उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वो और उसके दोनों गाल पिचक गए, आंखें अंदर को धस गई तथा उसके नीचे काले धब्बे उभर आए। उसके होठ सूखे तथा पपड़ीदार हो गए। वो बार बार पानी पीता, तब भी उसे तृप्ति नहीं होती थी। मांगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चेन प्रताप, तुमसे भी। सारी बातें सुन लेने के बाद भंडारी ने कहा, भाई भाई के झगड़े में तुम दोनों का बीच में आना और लच्छू के खून से हाथ रंगना निहायत ही घटिया काम है। इसे किसी भी दशा में सही नहीं कहा जा सकता। यदि पकड़े गए तो तुम सभी को फांसी की सज़ा मिलेगी, जिसके तुम लोग बराबर हकदार हो। लच्छू को मारकर तुम जीते। सच बताना, क्या तुम्हें ऐसी जीत पर सच्ची में खुशी हुई, जो तब होती जब तुम उसे मैदान में चित करते? तुम दोनों पहलवान हो या जल्लाद? भंडारी, हमें सख्त अफसोस है, सचमुच अफसोस है। चेतन प्रताप कहना चाहा। भंडारी, अफसोस है? शाबाश। इससे क्या होगा? क्या लच्छू जिंदा हो जाएगा? उसके माता पिता तथा उसके चाहने वालों का दुख दर्द कम हो जाएगा? नहीं ना। मैं पहले ही कहता था कि आनंदपाल को मुंह ना लगाओ, वो सही आदमी नहीं है। मगर तुम लोग उसकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस ही गए। तुम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे सलाह क्यों नहीं लिया? मांगेलाल, हमारी मती जो मारी गई थी, फिर शशिपाल तुम्हारा रिश्तेदार था। भंडारी, और तुमने समझा कि इस काम के लिए भंडारी राजी है? मुझे आनंदपाल कभी भी पसंद नहीं था। वो बेहद शातिर है। मैंने उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, तब वो तुम्हारी ओर गया था। चेतन प्रताप, बिल्कुल सही बात है। भंडारी, रिश्तेदार अलग चीज़ है और पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय बिल्कुल ही दूसरी चीज़ें हैं। रिश्तेदारी होती है दुख सुख में एक दूसरे के काम आने के लिए, ना कि अधर्म का साथ देने के लिए। मांगेलाल, भंडारी,
हमें उपदेश न दे। हम जानते हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई है। इस समय तू हमें उसके भूत से बचा। भंडारी, मैं कोई ओझा गुणी नहीं। चेन प्रताप, तो किसी ऐसे ओझा गुणी का नाम पता बता जो हमें उसके भूत से बचा सके। भंडारी खामोश रहा, कुछ ना बोला। मांगेलाल, भंडारी, तुमने वादा किया था, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। भंडारी, तुम दोनों चाहते हो कि लच्छू का भूत मेरे से भी सवाल जवाब करे। मेरी मानो, अपना जुर्म कबूल लो। चेन प्रताप, करते, अगर माफ़ी की कोई गुंजाइश दिखती। फिरंगी सरकार पहले हमारा खेत मकान कुर्क करेगी, तब फांसी पर लटकाएगी, हरगिज नहीं। मांगेलाल, भंडारी, मदद नहीं करना है तो ना कर, लेकिन उल्टा सीधा सलाह ना दे और वायदा के मुताबिक अपनी जुबान बंद रख। भंडारी, वचन दे चुका हूँ, इसलिए इस मामले में चुप रहूँगा। मैं फिर कहता हूँ, तुम लोगों ने बेचारे को मार कर अच्छा नहीं किया। मांगेलाल तथा चेन प्रताप दोनों का मुख लटक गया। सुंदरमती की संगत का असर जल्दी ही सामने आया। उसे कजरी बेकार, बोझ तथा बासी लगने लगी। उसमें वो बात कहाँ जो सुंदरमती में थी। इसी से वो कजरी के साथ समय बे समय अकारण झगड़ने लगा। वो उसे गालियां देता, मायके जाकर रहने को कहता। उसके इनकार करने पर वो उसकी पिटाई करता। वो अपनी कोठरी के बजाय अतिथि कक्ष में सोने लगा। वो कजरी के साथ जैसा उग्र व्यवहार था, उसे देखते हुए उसे ऐसा करने से किसी ने न रोका। आनंदपाल की दशा गोमती बाई से छिपी न रही। गांव में आज भी बीमारी अजारी की वजह भूत प्रेत या टोना जादू को ही माना जाता है। ये तो बहुत पहले की बात है। उससे रहा न गया तो उसने एक दिन राम प्रसाद से कहा, आजकल आनंद का लक्षण ठीक नहीं है। राम प्रसाद, क्या ठीक नहीं है? गोमती बाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी औरत के चक्कर में है। वो प्रेतनी भी हो सकती है। राम प्रसाद, प्रेतनी? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पर प्रेतनी सवार हो और वो 3 तूफान ना मचाए? गोमती बाई, मचा तो रहा है 3 तूफान, और कैसे मचाएगा? बेचारी बहू कितनी परेशान है, उसे देखते ही डर से कांपने लगती है। पोतियों की दशा भी ठीक नहीं है। राम प्रसाद, तुम भी खूब हो पति पत्नी के आपसी झगड़े में प्रेतनी का हाथ देख रही हो। गोमती बाई, तुम तो बाहर रहते हो, यहाँ की हवा ही बदली हुई है। राम प्रसाद, कैसे? गोमती बाई, पहले आनंद की सुनो। उसकी खुराक बहुत बढ़ गई है। वो खाने में चटपटी तथा तेज़ मिर्च मसाले युक्त सब्जियां तथा व्यंजनों की फरमाइश करने लगा है। इसके अलावा वो अकारण ही कभी हंसता है तो कभी मुस्कुराता है, कभी अपने आप से बातें करने लगता है। राम प्रसाद ताज्जुब से, अच्छा? गोमती बाई, और उसकी खुराक बढ़ रही है तो वो शरीर से दुबला तथा कमज़ोर क्यों हो रहा है? राम प्रसाद, ये तो मैं भी अंदाज रहा हूँ। गोमती बाई, उधर भूषण भी परेशान है, भले ही नहीं बता रहा मगर परेशान है। बहू उसे बेदर्दी से मारती पीटती है। राम प्रसाद, नहीं, उसकी लुगाई कितनी सीधी है, उसकी कभी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। गोमती बाई, ये पुरानी बात है, अब वो बहुत बदल चुकी है। मैं उसके बदन पर कई नीले निशान देख चुकी हूँ। इतना ही नहीं, मोहिनी ने उसे रोते तथा माफ़ी मांगते हुए सुना है। राम प्रसाद, ये तो सचमुच अचंभे वाली बात है। गोमती बाई, मोहिनी की भी हालत ठीक नहीं है। जब से शशि गया है प्रायः बीमार है। केशव का मुख देखकर किसी तरह जिंदा है। राम प्रसाद, उसके साथ बड़ी समस्या है। उसका दुख देखा नहीं जाता। मायके जाने को राज़ी ही नहीं होती। जाती भी है तो 4 ही दिन में लौट आती है। गोमती बाई, हाँ, बहुत सीधी है बेचारी। घर में सबको कोई ना कोई परेशानी है, इसलिए हमें किसी पंडित गुणी को दिखाना सुनाना चाहिए। राम प्रसाद, ठीक कहती हो, अब कुछ करना ही पड़ेगा। गोमती बाई ने कुछ ना कहा। दोपहर ढल चुकी थी, फिर भी संध्या होने में काफ़ी वक्त था।
ठाकुर सरनाम सिंह बैठक में अपने मित्रों पंडित वैजनाथ शुक्ला तथा ईश्वरी लाल के साथ बातें करने में मशगूल थे। थाली बजने से वार्तालाप में व्यवधान आया। उनका खास कारिंदा दरवाजे पर मौजूद था। उन्होंने उसे भीतर बुलाया। कारिंदे ने तीनों सज्जनों को प्रणाम किया और कहा, हुजूर, दरवाजे पर छोटे लाल नाम का एक आदमी आया है। वो आपसे इसी वक्त मिलना चाहता है। सरनाम सिंह, वो कहाँ से आया है और किस बाबत मिलना चाहता है? तुमने पूछा नहीं? कारिंदा, बहुत पूछा हुजूर। वो कहता है कि वो अपनी बात हुजूर से ही कहेगा। मिलने को बहुत मिन्नतें कर रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। सरनाम सिंह, ठीक है, भेजो उसे। देखता हूँ उसे इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई। कारिंदा प्रणाम कर लौट गया। थोड़ी देर बाद वो छोटे लाल को साथ लेकर वापस आया। आंगंतुक ने तीनों महानुभावों का अभिवादन किया। वो नाम के अनुरूप छोटे कदकाठी का था। वो 22-24 साल का हृष्ट-पुष्ट तथा मजबूत बदन का मालिक था। उसका रंग हल्का गेहुआ, ऊंचा माथा, मोटी तथा बड़ी नाक, ठोड़ी पर काला मस्सा, घुटा हुआ सिर, तिस पर बीता भर लंबी चुटिया। वो शक्ल सूरत से ही पहलवान मालूम हो रहा था। सरनाम सिंह, तुम कौन हो युवक और क्या चाहते हो? छोटे लाल, हुजूर, मैं रियासत जोरागढ़ का पहलवान छोटे लाल हूँ। छोटे मोटे कई दंगल जीत चुका हूँ। मुझे मेरे जोड़ का मल आज तक नहीं मिला है। मैंने लच्छू पहलवान का नाम सुना था। उससे कुश्ती की ख्वाहिश थी, मगर अफसोस वो नहीं रहा। परंतु मैंने सुना है कि मांगेलाल भी कोई कम नहीं है। सरनाम सिंह, छोटे लाल जी, आप सही कह रहे हैं। मांगेलाल भी कोई कम नहीं है, लेकिन अभी आपकी मुराद पूरी नहीं हो सकती। नागपंचमी को होने वाला दंगल मांगे जीत चुका है। अगला दंगल मकर संक्रांति को होगा। आपको तब तक इंतज़ार करना होगा। छोटे लाल, हुजूर, आप समर्थ हैं। जब हुजूर की इच्छा हो तभी नागपंचमी और मकर संक्रांति हो जाए। हुजूर, मैं जब तक ठहर नहीं सकता। आप चाहें तो मेरा और मांगे का मुकाबला जल्द हो सकता है। सरनाम सिंह, लेकिन छोटे लाल, हुजूर, गुस्ताखी माफ़ करें। मैं छोटे लाल, पिता राजाराम निवासी रियासत जोरागढ़, रियासत मानपुर के पहलवान मांगेलाल को चुनौती देता हूँ कि वो या तो मेरा मुकाबला स्वीकार करें या फिर कान पकड़कर अपनी हार मान ले। मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सरनाम सिंह, आप बहादुर हैं छोटे लाल जी। हम आपकी चुनौती मंजूर करते हैं। आपका और मांगेलाल का मुकाबला कल होगा। मंजूर है? छोटे लाल, मंजूर है हुजूर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरनाम सिंह कारिंदे से, इन्हें ले जाकर हमारे अतिथिशाला में ठहराओ और इनके आराम, भोजन आदि का उत्तम प्रबंध करो। कारिंदा, जो हुक्म हुजूर। छोटे लाल से, आइए हुजूर। छोटे लाल, हुजूर, मैं अपनी रसोई आप बनाता हूँ। मेरे पास सब सामान है। आप ठहरने का जगह भर दिला दें। सरनाम सिंह कारिंदे से, जैसा ये कहते हैं वही करो। दोनों ने सरनाम सिंह तथा उनके मित्रों को प्रणाम किया और बैठक से बाहर आ गए। कारिंदे के पीछे पीछे जाते हुए छोटे लाल के होठों पर गहरी तथा रहस्यमयी मुस्कान थी। ठाकुर सरनाम सिंह के बाड़े में तिल रखने को जगह भी नहीं बची थी। पीपरकुंडा से भारी संख्या में कुश्ती प्रेमी मानपुर पधारे थे। सब तैयारी हो चुकी थी। सरनाम सिंह ने विजेता को 2100 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। मंच पर सिंहासन नुमा 3 कुर्सियां रखी गई थी। दर्शकों को, पहलवान को, विशेषकर छोटे लाल को देखने की भारी उत्सुकता थी, जिसने मांगेलाल को चुनौती दिया था। सरनाम सिंह तथा उनके मित्रों वैजनाथ शुक्ला
तथा ईश्वरी लाल के पधारने के बाद टिमकी नगाड़ा बजने लगे। इस मुकाबले के लिए लोफंदी के पूर्व मल बालकराम को निर्णायक बनाया गया था। सबसे पहले अखाड़े में बालकराम का आगमन हुआ। इसके बाद अकड़ाता हुआ मांगेलाल आया। उसके पीछे चेन प्रताप था। उसके चेहरे पर दंभ का भाव था। उस समय उन्हें किसी भूत या किसी की फिक्र न थी और न ही किसी का भय था। पुनः टिमकी नगाड़ा बजा। इसी के साथ छोटेलाल के आगमन की घोषणा हुई। उसकी पहली झलक पाने के लिए पीछे वाले दर्शकों में होड़ सी मच गई। वो एड़ियों के बल उचक उचक कर देखने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो मैदान में आया। उसका डील डौल देखकर कई दर्शक, विशेषकर पीपरकुंडा वालों का मुंह लटक गया, जो छोटेलाल का समर्थन करने वाले थे। मांगेलाल कद काठी में छोटेलाल से ड्योढ़ा था। वो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा? वो इसे आधी घड़ी में ही चित कर देगा, उसकी उन्हें फिक्र थी। किसी समझदार दर्शक ने समझाते हुए कहा, भाई लोगों, डील डॉल पर मत जाओ। कहा भी गया है, मोटा देखकर डरना नहीं और दुबला देखकर डराना नहीं। मिर्ची आकार में छोटी होने पर भी बड़े बड़ों को रुला देती है। मालगुजारों तथा दर्शकों का अभिवादन कर दोनों पहलवान मुकाबले को तैयार हुए। पहले दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, फिर निर्णायक का इशारा होते ही परस्पर भिड़ पड़े। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे की ताकत तथा चुस्ती फुर्ती का था लिया। इसके बाद घात प्रतिघात का दौर शुरू हुआ। छोटेलाल दिखने में भले ही मांगेलाल से 19 था, परंतु उसकी चपलता देखते ही बन रही थी। मांगे जब भी कोई दाव आजमाने की कोशिश करता और दर्शकों को प्रतीत होता कि बस ये अब फंसा फंदे में, तभी वो मौके के अनुसार इतनी फुर्ती से दाएं बाएं या पीछे हटता कि मांगे हाथ मलते रह जाता और दर्शक वाह वाह करने लगते। आखिरकार मांगे ने झुका ही दिया और बड़ी फुर्ती के साथ एक लंगता दाव में फंसा लिया। अब दर्शकों को छोटेलाल की ओर से जवाबी दाव की उम्मीद थी। कुछ क्षणों तक वो बेबस दिखा, फिर बाजी पलटी। छोटेलाल ने चक्री दाव लगाया। उसने मांगे को पहले दोनों हाथों से जकड़ा और उसे अपनी बाईं से दाईं ओर ले जाकर दूर उछाल दिया। दर्शक दीर्घा से तालियों के साथ साथ वाह वाह, बहुत अच्छे, शाबाश जैसी आवाज़ें आने लगी। छोटेलाल ने जिस तरह से चपलता और होशियारी दिखाई, सरनाम सिंह उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके। अब तक दोनों ने एक दूसरे को परख लिया था। दर्शकों के शोर तथा वाहवाही से उनका उत्साह तथा आक्रामकता दूनी बढ़ चुकी थी। जब मालिक सामने हो तो सेवक को नया कर दिखाने का जुनून सा सवार हो जाता है। मांगे तनिक भी निराश ना हुआ। उसने कलाजंग नामक दाव को आजमाने का फैसला किया। जैसे ही मौका मिला, फुर्ती से नीचे बैठा और छोटेलाल के सिर तथा पैरों को फंसा लिया। सामने वाला कोई भी नौसिखिया नहीं था। उसने कुछ समय तक अपनी सांसों को व्यवस्थित किया, फिर जवाब में बगली दाव लगाते हुए स्वयं को छुड़ाने में कामयाब रहा। मांगे के समर्थक सन्न रह गए, जबकि पीपरकुंडा से आए हुए दर्शक लच्छू लच्छू कहकर शोर मचाने लगे। उन्हें छोटेलाल में लच्छू की छाया नजर आई। वो भी इसी तरह प्रतिद्वंदियों को निस्तेज करता था। मांगेलाल अब बुरी तरह से बौखला उठा। अपने मैदान में हारना कौन चाहता है? वो गुस्से से भर उठा। उसने जल्दी खेल खत्म करने का इरादा किया। अब वो उसके पीछे आने की कोशिश करने लगा ताकि बाहों में जकड़कर उसकी शक्ति क्षीण कर सके। रोमांच चरम पर था। अब तक के मुकाबले को देखते हुए ये भविष्यवाणी करना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। कुछ देर के विश्राम के बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ। दोनों पहलवान इतनी फुर्ती तथा चतुराई से जगह बदलते कि दर्शकों को भ्रम होने लगता
कि उसका पसंदीदार पहलवान कौन है। पीपरकुंडा के लोगों की सांसें अटक गई जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार मांगेलाल पीठ की ओर से छोटेलाल के पेट को कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति लगाकर अपने पीछे उछाल दिया। छोटेलाल दूर जाकर पीठ के बल गिरा। मांगे के समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। छोटेलाल उठकर खड़ा होता उससे पहले ही उसने अपना दाव फिर से दोहराया। उसने उसे उठाकर 3 बार अपने पीछे फेंका। लगा मांगेलाल जीतने ही वाला है, मगर नहीं, कभी छोटेलाल में दमखम बाकी था। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। इस बार उसकी मुख मुद्रा पूरी तरह से बदली हुई थी। उसके क्रोध से तमतमाए चेहरे तथा लाल आंखों में अलग ही जोश दिखा। उसने फिर से अपनी जंघाओं पर ताल मारने के बाद भूमि को बैठकर थपथपाया। वो मांगेलाल को उसी तरह घूरने लगा जिस तरह बिल्ली अपने शिकार चूहे को घूरती है। दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेन प्रताप इस मुकाबले को मंत्र मुग्ध होकर देख रहा था। मांगेलाल उसकी ओर झपटा, तभी चेन प्रताप की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे छोटेलाल के स्थान पर कोई औरत दिखाई दी, जवान तथा खूबसूरत औरत। उसे सहसा विश्वास न हुआ। उसने अपनी आंखों को मल कर देखा कि उसे कोई भ्रम तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ये भ्रम नहीं, सच्चाई थी। वो भंडारी की ओर भागा तथा उसके कानों में कहा, भंडारी, वो औरत कौन है? भंडारी, कौन औरत? चेन प्रताप, वही जो मांगे से मुकाबला कर रही है। भंडारी ने उसे विस्मय से देखा, फिर बोला, प्रताप, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। सचमुच यहाँ कुश्ती हो रही है, जादू का खेल नहीं। चेन प्रताप, भंडारी, मेरा विश्वास करो, वो औरत है, मुकाबला रोक दो। अरे नहीं। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि छोटेलाल ने मांगेलाल को हवा में उछाला और भूमि पर दे मारा। ये धोबी पछाड़ नामक खतरनाक दाव था। मांगे के मुंह से गगनभेदी चीख निकली और इसी के साथ उसका शरीर शिथिल हो गया। वो बेहोश हो चुका था। बालक राम ने छोटेलाल को विजेता घोषित किया। सरनाम सिंह, वैजनाथ शुक्ला तथा ईश्वरी लाल मैदान पर आए तथा छोटेलाल को इनाम की रकम के अलावा श्रीफल, धोती, पटका देकर सम्मानित किया। लोगों ने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। उसकी जय जयकार के नारों से आसमान गूंजने लगा। उधर मांगेलाल तब भी अचेत था। जल छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश होने लगी। छोटेलाल ने जमींदारों तथा जनता का अभिवादन किया और उसी समय अपने स्थान को रवाना हो गया। मांगे को बड़ी मुश्किल से होश आया, मगर उसकी दशा अच्छी नहीं थी। फिलहाल वो अपनी गर्दन को हिला डुला पाने में असमर्थ था। छोटेलाल ने धोबी पछाड़ दाव को सफाई से नहीं लगाया था, जिससे पीठ के बजाय उसका कंधा और गर्दन भूमि से जा टकराया। ऐसा उसने जोश में असावधानीवश या फिर जानबूझकर किया था, ये तो वही जाने, मगर हाँ, वो जाते जाते मांगेलाल को खटिया पकड़ा गया। भंडारी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। क्या विश्वास करूँ? भंडारी ने चेन प्रताप से कहा। यही कि मांगेलाल ने किसी औरत से मुकाबला किया और चोट खा गया। भंडारी, वहाँ मेरे तथा ठाकुर साहब समेत जितने भी लोग थे सभी अंधे थे, एक तुम ही को दिखाई दे रहा था। चेन प्रताप, भंडारी, मैं सौगंध लेकर कहता हूँ कि वो कोई औरत थी जो मांगेलाल को अपाहिज बनाने का इरादा लेकर आई थी, जिसमें वो कामयाब भी रही। भंडारी, एक अकेली औरत सैकड़ों हजारों को मूर्ख बना गई, यही ना? और 100 बात की एक बात, मांगे उसके साथ 20 दफे गुत्थम गुत्था हुआ। उसने क्यों ना पहचाना कि ये कोई औरत है? चेन प्रताप, भंडारी, उसका शरीर पुरुष का ही था। केवल कुछ देर के लिए जब उसने धोबी पाट लगाया, उस समय उसका चेहरा दूसरा ही था। भंडारी, प्रताप, लगता है तू मुझे पागल करके ही मानेगा। जैसा तू बता रहा है वैसा भी कहीं होता है। घर जाने से पहले वैद्य जी से मिल।
और कोई दवा ले, कोई काढ़ा पी, अपने दिमाग को आराम दे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। चेन प्रताप ने फिर कुछ ना कहा, उससे विदा लेकर घर को रवाना हुआ। उसे तब भी विश्वास था कि कुछ देर के लिए छोटे लाल का चेहरा किसी औरत के चेहरे में बदल गया था। इसके बाद ही उसने मांगेलाल को पटकना शुरू किया था। कहीं इस मामले में लच्छू के भूत का तो दखल नहीं। लच्छू का ख्याल आते ही उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। महंगू प्रसाद दम लेने को रुका। तब हरिशंकर ने सवाल किया, बाबा, तो चेन प्रताप ने कुश्ती के दौरान जो देखा था वो सच था ना, है ना? सुंदरमती की वजह से मांगेलाल अपाहिज हुआ। वो छोटे लाल के ऊपर आवेशित थी, इसी वजह से उसकी ताकत बहुत बड़ी चढ़ी थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वृद्ध बोला। जो मनुष्य दूसरों का अहित करना चाहता है उसका अहित सबसे पहले होता है। कहा भी गया है, जो मनुष्य दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वही उस गड्ढे में गिरता है। निसंदेह मांगेलाल की दुर्दशा के पीछे सुंदरमती का ही हाथ था। वो उसका खास शिकार था। इसके बाद की कहानी दुख भरी है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। मौत भयानक होती है, भले ही वो दुश्मन की ही क्यों ना हो। इसलिए विचलित करने वाले प्रसंगों का वर्णन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। सुंदरमती के जाल से कोई नहीं बच पाया। मैं बता चुका हूँ कि पंचराम बार बार एक जैसा ही सपना देखता था। हर सपने में उसे लच्छू नजर आता। वो उसे दगाबाज, यार मार कहकर धिक्कारता था। एक समय ऐसा आया जब पंचराम को सोने के नाम से ही डर लगने लगा। कोई बिना सोए कब तक रह सकता है? परिणाम स्वरूप वो पागल हो गया। उसकी बाकी की जिंदगी में कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई जो जिक्र के काबिल हो। मांगेलाल की दशा देखकर चेन प्रताप का दिमाग हिल गया था। उसने जो देखा था उसके बाद उसे कहीं भी और कहीं भी लच्छू का भूत नजर आने लगा। उसे ये विश्वास था कि लच्छू पहले खूब तड़पाएगा तब उसकी जान लेगा। मरने के नाम से वो इतना भयभीत हुआ कि मांगेलाल के बेकाम होने के 8 दिनों के बाद ही उसने जोगी कुआं के पास आत्महत्या कर ली। राम प्रसाद का पूरा परिवार तबाह हो गया। कभी किसी को ज्वर होता तो किसी को उल्टी दस्त, किसी को खांसी, किसी को दर्द तो किसी को गर्मी। गरज ये कि उसके घर में बीमारियों ने घर कर लिया। वैद्य हकीमों का आना जाना आम बात हो गई। ओझा गुणिया, दवा दारू, हर तरह का उपाय किया गया मगर कोई फायदा ना हुआ। परिवार में सबसे पहले मौत आनंदपाल की हुई थी। मृत्यु के समय उसका शरीर हड्डियों का ढांचा ही रह गया था। बाकी सुंदरमती की वासना की भेंट चढ़ चुका था। अभी आनंदपाल का क्रियाकर्म निपटा ही नहीं था कि भूषणलाल के जाने की खबर आ गई। उसके शरीर की भी दशा आनंदपाल के जैसी थी। उसकी लुगाई जुगनी की मति ऐसी फिरी कि वो अपने मायके में जा बैठी। उसके बाद वो ससुराल के किसी भी दुख सुख में शामिल न हुई। परिवार में मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके चलते एक समय ऐसा भी आया कि परिवार में 2 लोग ही शेष बचे थे। परिवार में मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके चलते एक समय ऐसा भी आया कि परिवार में 2 लोग ही शेष बचे थे। शशिपाल की विधवा मोहिनी, उसका बेटा केशवलाल। गोमतीबाई के क्रियाक्रम के बाद मोहिनी के माता पिता उसे मजबूरी में अपने साथ ले गए थे। उन्हें इस बात का भय था कि रामप्रसाद के परिवार को तहस नहस कर देने वाली बुरी छाया कहीं उनके परिवार को दुख ना दे। फिर भी लोक लाज के चलते उन्होंने आधा डर आधा बल करके मोहिनी तथा उसके बेटे केशव को अपने साथ रखा। मोहिनी तब से वो अपने मायके में रह रही थी। विपत्ति ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन माँ बेटे दोनों को ऐसा ज्वर आया कि उतरने का नाम ही नहीं लिया। स्थानीय वैद्य हकीमों को दिखाने सुनाने का कोई फायदा न हुआ तो बिलासपुर शहर ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 दिनों तक दोनों का इलाज चलता रहा।
मर्ज घटने के बजाय बढ़ती ही गई। वे लोग विलासपुर में ही थे जब मोहिनी ने पीपरकुंडा जाने की इच्छा व्यक्त की। वो मरने से पहले एक बार अपने घर को देखना चाहती थी, वहाँ कुछ समय बिताना चाहती थी। उसकी अंतिम इच्छा मानते हुए वे लोग उसे पीपरकुंडा ले आए। वो केशव को लेकर सीधा धनमती के घर गई और उसकी गोद में केशव को देकर बोली, बड़ी माँ, जमीन के झगड़े में कुछ ना बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अब परिवार की ये आखिरी निशानी बची है। मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। आप इसे अपनी छत्र छाया में ले लें। इसे ऐसा आशीर्वाद दें कि ये हर तरह की अला बला से सुरक्षित रहे। मैं आपका पोता आपको सुपुत्र करती हूँ। धनमती, बेटी, धीरज रख। ये निसंदेह हमारे पुरखों की आखिरी निशानी है। इसकी जान बेहद कीमती है। अब तुम्हें इसके लिए जीना है। मैं अकेली बेसहारा बुढ़िया कहाँ तक इसकी परवरिश कर पाऊंगी? तू हिम्मत से काम ले। मोहिनी, अम्मा, हमारे घर की हवा ठीक नहीं है। ना जाने इसे किसकी बुरी नज़र लगी है। कुछ महीनों में ही सब कुछ खत्म हो गया। अब केशव को आप पालो पोसो, कदाचित आपके आशीर्वाद से ये बच जाए। धनमती, बेटी, धीरज रख। जो भी सुख दुख भाग में बंधा है उसे भोगना ही पड़ता है। विधाता को दोष देना ठीक नहीं है। ये हमारे पूर्व जन्मों का कुफल है जो हमें दुख दे रहा है। रही बात केशव की, ये मेरा पोता ही है। कहोगी तब भी और ना कहोगी तब भी। लड़ाई झगड़ों से कहीं रिश्ते भी खत्म होते हैं? अब धीरज रखो तथा केशव के लिए जीने की कोशिश करो। मोहिनी की आंखें भर आई, बोली, अम्मा, अभी तो मैं जाती हूँ। बच गई तो फिर आऊँगी। मुझे शांति मिली। अब मैं चैन से मर सकूँगी। इसे मैं आपकी छत्र छाया में छोड़े जाती हूँ। मोहिनी इतने ही काम के लिए पीपरकुंडा आई थी। धनमती के बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुकी। इसके कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। धनमती, जिसके पास अब तक जीने का कोई लक्ष्य नहीं था और ना ही कोई उद्देश्य था, इसीलिए वो जैसे तैसे जी रही थी। नन्हे केशव के आने के बाद उसकी दिनचर्या ही बदल गई। धनमती के घर में आने के बाद से ही केशव की तबीयत सुधरने लगी। 2 ही दिन में वो भला चंगा हो गया। धनमती ने अपने आप को केशव की देख रेख तथा लालन पालन में झोंक दिया। कोई पूछता कि ये किसका बच्चा है, तब वो उसे अपनी ननद का पोता बताती। उसे भय था कि रामप्रसाद का पोता जानकर लोग बाग कहीं इससे घृणा ना करें या भविष्य में इसे अपमानित ना होना पड़े। लच्छू की पीढ़ी ने रामप्रसाद, आनंदपाल तथा भूषणलाल को माफ़ नहीं किया था, उनके मरने के बाद भी नहीं। इसीलिए उसने प्रचारित किया कि केशव उसकी ननद का पोता है। केशव ने वहीं सुंदरमती को देखा था। धनमती के सिकाने पर वो उसे बुआ कहने लगा। सुंदरमती शुरू में उसे नापसंद करती थी। बाद को उसका व्यवहार एक हद तक सामान्य हुआ था। उसके साथ वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया क्योंकि वो उससे प्रायः दूर रहा करती थी। धनमती जब बहुत बूढ़ी हो गई तथा बीमार रहने लगी, तब उसने सुंदरमती को दादी के आसपास रहते ज़्यादा देखा था। उस समय केशव छोटा था। तब सुंदरमती ने उसकी खूब सेवा की थी। मज़े की बात तो ये है कि सुंदरमती सिर्फ दादी पोते को ही दिखाई देती थी। धनमती आने जाने वालों को उसके बारे में बताने की कोशिश भी करती तो श्रोता मुस्कुराने लगते। वे यही समझते कि दुखों ने इसके दिमाग को हिला दिया है, इसी कारण ये असंभव तथा बिना सिर पैर की बातें करती है। केशव जब कुछ सज्ञान हुआ, तब धनमती ने उसे वे सारी बातें बतलाई कि किस तरह से ज़मीन के लिए भाई भाई का दुश्मन हुआ, कैसे कैसे छल प्रपंच रचे गए, परिणाम स्वरूप पूरा परिवार तबाह हो गया। जब धनमती की मृत्यु हुई, तब केशव 20-21 साल का था। वो वहीं उसकी अस्थियों को विसर्जित करने हेतु
तीर्थराज प्रयाग गया। वहां से लौटकर शेष क्रियाकर्मों को संपन्न किया। 13वीं का रस्म जैसे ही पूरा हुआ, वैसे ही रामप्रसाद का मकान भर भराकर गिर गया। लच्छू के हिस्से के मकान को जहां केशव रहता था, वहां कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा एक और बात हुई, वो ये कि जब वो प्रयागराज से लौटा तो उसने सुंदरमती को कहीं नहीं देखा। उसके लौटने से पहले ही वो कहीं जा चुकी थी। केशव ने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। इस बात का उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी बुआ उसे बिना बताए ही न जाने कहाँ चली गई। सब कामों से फुर्सत पाकर केशव ने चाहा कि मकान का जो हिस्सा गिरा है उसे ठीक करा लिया जाए। मजदूरों के उसने भी काम में हाथ लगाया। खपरेल तथा लकड़ियों को किनारे कर ऊपर छत बनाने का काम शुरू हुआ। जितना काम दिन में हुआ था, वो रात में अपने आप बिना किसी आंधी तूफान या वर्षा के ढह गया। ये बहुत ताज्जुब की बात थी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। इसके अलावा काम करने वाले मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी। तब केशव ने मकान का मरम्मत कराने का इरादा छोड़ दिया। तब से वो मकान आज तक वैसा ही है जैसा मरम्मत कराने के वक्त था। भले ही केशव का पालन पोषण लच्छू की माँ धनमती ने किया था, फिर भी वो रामप्रसाद का सगा पोता था। जिस रहस्यमयी शक्ति ने लच्छू के शत्रुओं को एक एक कर ठिकाने लगाया था, वो लच्छू के मकान में रहने पर कहीं उस पर कुपित ना हो जाए, यही विचार कर उसने वहाँ रहना ठीक नहीं समझा और वहाँ से कुछ दूरी पर मकान बनाकर रहने लगा। बाबा जी, हरिशंकर ने उसे बीच में रोकते हुए सवाल किया, इसका मतलब केशव के वंशज आज भी यहाँ रहते हैं? जवाब में वृद्ध मुस्काया। मैं समझ गया। एकाएक आरतीदास खुशी से चीखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही केशवलाल हैं या उसके बेटे?